मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग क्लासेस। फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट और टैक्सेशन, इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। आज हम कॉस्ट का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कॉस्ट कॉस्ट में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आज शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग अब लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। इकोनॉमिक्स में देखे मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये था एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट। मतलब ये हो रहा है एक एक्स्ट्रा यूनिट आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगेगा, दैट कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसको सिंबॉलिकली ये भी लिखते थे, एम सी इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एम सी, दैट इज इक्वल टू डेल सी डिवाइड बाई डेल क्यू। सी क्या है, क्यू क्या है, वेयर वेयर del c, that is changes in cost, okay, and del q that is changes in quantity। क्या हुआ आपका, चेंजेस इन कॉस्ट एंड चेंजेस इन क्वांटिटी। से हम एक एग्जांपल लेते। हम जून मंथ्स में, लास्ट ईयर जून मंथ्स में प्रोडक्शन किए थे कितना, 1000 यूनिट्स। क्वांटिटी 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन किए थे और टोटल कॉस्ट आया था कितना, से इट इज 12,000, राइट। अब फिर जून के बाद जुलाई मंथ्स आ गया। जुलाई मंथ्स में प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा दिया, 1000 की जगह कितना किए, से इट इज 1500। कितना प्रोडक्शन किए, 1500। और मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया, 17,000। तो अब इसमें ये देखेंगे मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या लगा, मार्जिनल कॉस्ट कितना लगा। तो बोलो तो लास्ट जून में कितना प्रोडक्शन किए थे, 1000। अब जुलाई जुलाई में कितना कर दिए, 1500। तो क्वांटिटी है ना, क्यू। तो क्वांटिटी में चेंज कितना है ना, 1500 से 1000 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, बोलो क्या मिलेगा, डेल डेल क्यू। एंड डेल क्यू इक्वल टू कितना बोलो, 500। 1500 माइनस 1000, ओके। तो क्वांटिटी में चेंज कितना है, 500। तो कॉस्ट में चेंज, डेल सी, ये कॉस्ट को सी से ट्रीट कर रहे हैं। 17,000 से 12,000 लेस करो, कितना आ रहा है बोलो, 5,000। तो कॉस्ट में चेंजेस कितना, 5,000, और क्वांटिटी में चेंजेस कितना, 500। तो डेल सी कॉस्ट का चेंज कितना है, 5,000, और क्वांटिटी का चेंज कितना, 500। तो डिवाइड करोगे आएगा 10। कितना आ रहा है बोलो तो, 10 रुपीज। मतलब एडिशनल एक यूनिट, एडिशनल तो 500 है ना, इससे एक एक यूनिट एडिशनल, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने जाओगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा, बोलो बोलो, एक्स्ट्रा कितना, 10 रुपया पे करना होगा। ये जो 10 रुपया आया, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ओके। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड किया जाएगा ना, डेल सी डिवाइड बाई डेल क्यू, चेंजेस इन कॉस्ट बाय चेंजेस इन क्वांटिटी। और इससे एक एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, तो 500 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए, तो 500 के लिए एक्स्ट्रा अगर 5,000 लग रहा है तो एक यूनिट एक्स्ट्रा के लिए क्या होगा, 10 रुपया होगा ना। तो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और ये अल्टीमेटली क्या होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। ये आपको रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का यही कॉन्सेप्ट है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने जाओगे तो एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट आएगा। सर देखने का क्या जरूरत है, टोटल कॉस्ट मेरा जो भी प्रोडक्शन में आएगा डिवाइड बाय यूनिट्स कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट है उससे प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे। नहीं, ये तो ठीक है, ऐसे होता है, कॉस्ट प्रॉफिट लॉस फाइंड करते। बट अगर मान लो मेरा प्रोडक्शन होता था 5,000 यूनिट्स, अब सडनली एक ऑर्डर आया और बेचते मार्केट में 30 रुपीज करके। सडनली एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर 1,000 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया, कोई कहीं से बाहर से ऑर्डर आया, लेकिन 30 रुपीज मार्केट प्राइस, वो बोल रहे 25 में हमको बेचिएगा, तो हम लेंगे 1,000 यूनिट्स एट ए टाइम ले लेंगे।
अब उनको 1000 यूनिट्स बेचेंगे या नहीं? ऐसे तो नॉर्मली मार्केट में क्या प्राइस है, 30 रुपीज, 5 रुपया कम में बेचना पड़ेगा। और मेरा टोटल कॉस्ट मान लो आ रहा था 26 रुपीज, टोटल कॉस्ट फिक्स प्लस वेरिएबल में लाके 26 रुपीज। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट आया था 23 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट कितना 23 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट मान लो आपका 4 रुपीज, सॉरी 3 रुपीज पर यूनिट आया था। ठीक है, 23 4 कितना 26 रुपीज था। लेकिन वो हमको ऑफर कर रहे हैं कि नहीं 25 रुपीज में हमको बेचिए, हम आपसे 1000 यूनिट्स अभी खरीदेंगे। क्या उनको 25 में बेचेंगे या नहीं? अपना मार्केट में जो डिमांड है वो तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं और से मार्केट, किसी और मार्केट से मेरे पास ऑफर आया, तो उनको जहां नॉर्मली 30 में बेचते हैं उनको 23 में बेचेंगे या नहीं? तो ये डिसीजन लेना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे? अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा था, बोलो 23 है ना, और वो हमको कितना ऑफर कर रहे हैं 25, तो हम प्रोडक्शन करके उसको बेचेंगे, क्योंकि मेरा एडिशनल 1000 प्रोडक्शन करने के लिए एक एक यूनिट वेरिएबल कितना था 23, वही लगेगा। फिक्स तो और एक्स्ट्रा बढ़ेगा नहीं ना, फिक्स्ड इज फिक्स्ड। रेंट बोलो, रेंट जितना लगता था वही तो लगेगा, एक्स्ट्रा रेंट लगेगा क्या? हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे, एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ेगा? नहीं। तो फिक्स कॉस्ट मेरा सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट मेरा पर यूनिट तो सेम, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ तो बढ़ते जाएगा। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए मेरा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। पर यूनिट अगर 23 लग रहा है और हमको ऑफर मिल रहा है 25, तो क्यों ना ले, 2 रुपया करके तो 1000 तो एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है ना, अपना मार्केट में तो प्रॉफिट कर ही रहे, और 2000 एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट हो जाए, और मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मशीन में वो प्रोडक्शन कर ही सकते, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको बियर नहीं करना पड़ेगा, तो इस केस में हम डिसीजन लेंगे नहीं, उनका ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बहुत सारे डिसीजन हम लोग लेते हैं इससे। तो अब हम लोग फॉर्मूला में आते हैं। जब मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे तो क्या क्या डिसीजन इससे लिया जाएगा, क्या क्या आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला के लिए पॉइंट वाइज लिखते हैं। पॉइंट 2, फर्स्ट हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट करेंगे, और इनकम स्टेटमेंट के बाद उससे डिसीजन लेंगे। तो क्या हो रहा है आपका, एक इनकम स्टेटमेंट। इसमें एक टोटल कॉलम के साथ पर यूनिट कॉलम भी लिख सकते हैं, टोटल और पर यूनिट। यहाँ कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट मतलब कॉस्ट शीट पूरा नहीं बनाना है, इसका एकदम समराइज फॉर्म में एक बनाएंगे, और उसको इसमें उल्टा इनकम स्टेटमेंट तो इनकम से स्टार्ट करेंगे, रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो फर्स्ट आप देख लो सेल्स कितना है। ठीक है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस यहाँ लिखना, और जितना यूनिट्स बेचे थे इनटू कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। मान लो 10,000 यूनिट्स बेचे थे, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 50 था, तो पर यूनिट में 50 लिख लेंगे। यह 10,000 इंटू 50 इनर कॉलम क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इससे टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, अब सेल्स आ गया, सेल्स से लेस करेंगे, सेल्स से लेस करेंगे जितना वेरिएबल कॉस्ट है। बिजनेस में दो तरह का कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम लोग सारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हाँ पर यूनिट तो मार्जिनल कॉस्ट बोलोगे, और टोटल तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो एक एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट मान लो 50 में से 30 रुपया लगता था, तो 30 रुपीज पर यूनिट, और अगर 10,000 बेचे 10,000 इंटू 30 टोटल आ जाएगा। राइट, तो ये लेस कर देना, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्ट में यही प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो मार्जिनल में लगेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा ना, तो मार्जिनल कॉस्ट में इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन टोटल एक्चुअली टोटल के हिसाब से अभी ये प्रॉफिट नहीं है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्या बोलोगे, इसको कंट्रीब्यूशन। ओके, तो सेल्स, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन और इसमें आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। राइट, नेक्स्ट अब एक और कॉस्ट बाकी रह गया ना,
तो उस कॉस्ट को तो रिकवर करना, उस कॉस्ट को भी उठाना है, तो लेस कर देंगे इससे कौन सा कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट जितना लग रहा था उतना तो लगेगा, और उससे जितना यूनिट्स सेल किए थे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे मिल जाएगा आपको प्रॉफिट और लॉस। अगर पॉजिटिव है समझ लेना प्रॉफिट आया, और नेगेटिव आ गया तो लॉस आया। ये पर यूनिट प्रॉफिट लॉस और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो बस ये आपको देखना है। सेल्स इससे इनकम स्टेटमेंट हो गया, सेल्स इससे वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आएगा, और इसके बाद फिक्स कॉस्ट कुछ है तो लेस कर देना, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस। और ये समझ लेना है प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स को हम लोग इसमें एक्सपेंडिचर में नहीं मानेंगे। प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी ना टैक्स देंगे, तो प्रॉफिट हुआ नहीं तो टैक्स तो देने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोग वो भी टैक्स चैप्टर नहीं पढ़ रहे, इसमें कॉस्ट कर रहे हैं, तो इसमें यही हो गया आपका प्रॉफिट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट जो लिखे थे उसको अल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट रहेगा, मतलब कॉस्ट एलिमेंट्स देख रहे हैं तो VC वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट रहता है। जनरली मटेरियल्स कॉस्ट है ना, कोई भी प्रोडक्शन करने जाओगे, 1 यूनिट प्रोडक्शन करोगे 10 रुपये का मटेरियल्स लगेगा, या 2 kg मटेरियल्स लगेगा। तो अगर बोलो 10 प्रोडक्शन करोगे 10 × 2 20 kg लगेगा, 100 करोगे 100 × 2 200 kg लगेगा। प्रोडक्शन बढ़ते जा रहे तो मटेरियल कंज्यूम भी ज्यादा होगा, तो कॉस्ट भी वेरी करेगा ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट घटेगा। तो मटेरियल्स कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट, प्लस लेबर कॉस्ट। प्रोडक्शन करेगा तो बिना उनको वेजेस देंगे, नहीं करेगा क्यों देंगे वेजेस, तो अगर दे रहे तो फिक्स हो जाएगा। अगर इस तरह एग्रीमेंट है कि आपको फिक्स्ड एक पोर्शन मिलते जाएगा प्रोडक्शन हो या ना हो, और जैसे प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से एक पोर्शन मिलेगा, तो जो फिक्स पार्ट उसको नहीं लेंगे, सिर्फ वेरिएबल पार्ट। जनरली लेबर को प्रोडक्शन बेसिस पे वेजेस देते हैं, तो इसमें वो भी वेरिएबल मानोगे। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, समझ लेना वो वेरिएबल है। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे चार्जेबल एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी प्रोडक्शन पे है, ये सारा एक्सपेंसेस भी वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, प्लस और क्या आ सकता है, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में 3 तरह का आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, कॉस्टिंग जब शुरू किए थे आप लोग। वेरिएबल ओवरहेड में 3 ओवरहेड था, एक फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, सेकंड था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और थर्ड था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो वेरिएबल सॉरी ओवरहेड में 3 तरह का ओवरहेड है, एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, सेकंड था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, थर्ड था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पूरा नहीं लेना, जितना वेरिएबल पार्ट, जैसे ऑफिस में ऑफिस स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको जो सैलरी देते वो क्या वेरिएबल होगा, नहीं वो फिक्स्ड होगा। ऑफिस अगर रेंट पे लिए, फैक्ट्री रेंट पे लिए, तो फैक्ट्री का जो प्लेस है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग, उसको रेंट पे लिए तो रेंट मेरा फिक्स्ड हो जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी एक पोर्शन फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सेट्रा जो कंज्यूम होगा वो सारा वेरिएबल होगा, ठीक है ना। प्लस आपका स्टोर्स मेंटेनेंस हो रहा है, स्टोर कीपर का जो सैलरी देते हैं वो फिक्स में हो जाएगा, लेकिन स्टोर का बाकी सारा खर्चा वेरिएबल हो जाएगा। और आपका ऑफिस का फिक्स्ड होता है, जनरली कुछ वेरिएबल आएगा तो वेरिएबल भी करेंगे। सेलिंग में से सेल्समैन कमीशन एक्सेट्रा वेरिएबल हो जाएगा, सेल्स तो कैरेज आउट टुवर्ड एक्सेट्रा वेरिएबल हो जाएगा। तो कुछ पोर्शन वेरिएबल है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, लेकिन हम लोग सारा ओवरहेड में से किसको लेंगे, वेरिएबल पार्ट को लेंगे। और चाहे ऑफिस का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट का हो, जितना फिक्स्ड है वो फिक्स्ड में एक साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे एक इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन क्या आ रहा है, इसके बाद हम लोग सारा फॉर्मूला में आएंगे। अगर सेल्स को एस मान ले, सेल्स को एस मान ले, उससे वेरिएबल कॉस्ट को भी मान लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन सी, सेल्स माइनस वेरिएबल इक्वल टू सी, ठीक है ना। एंड अगेन हम अगर पीछे से बैक करें, प्रॉफिट के साथ फिक्स कॉस्ट जोड़ लोगे, देखो बैक करोगे तो माइनस को ऐड करोगे ना, रिवर्स स्ट्रीट हो रहे हैं। तो ये प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट में माइनस की, अच्छा कंट्रीब्यूशन से माइनस किए थे फिक्स कॉस्ट, तो भी क्या आया था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड बैक करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन का 2 इक्वेशन आया। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड,
फॉरवर्ड तो सेल से वेरिएबल माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा, आएगा ना। और अगर पीछे से बैक करोगे तो प्रॉफिट के साथ फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा। सर इस क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं? क्वेश्चन के हिसाब से मान लो कहीं पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे दिया या लॉस दे दिया, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के कंट्रीब्यूशन आएगा। और आपको सेल्स वेरिएबल पता है तो इससे भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन हम लोग को इनकम स्टेटमेंट करके कर सकते हो या एज पर क्वेश्चन हम लोग ये फाइंड करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब इनकम स्टेटमेंट करने के बाद क्या क्या फॉर्मूला आएगा वो हम लोग सीखते हैं। पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 में अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर CVP एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग में दो पार्ट है और दोनों पार्ट मिला के 20 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट क्या बोले सीवीपी का फुल फॉर्म? कॉस्ट वॉल्यूम, BOLUM, वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस। तो जो CVP एनालिसिस और आगे आएगा डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, वो दूसरा पार्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। इससे 10 नंबर मिलेगा। इस पोर्शन में जो फॉर्मूला वो आपका डिसीजन मेकिंग में भी लगेगा, बट यहां आप लोग देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो रहा है आपका पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। व्हाट इज पीवी रेशियो? प्रॉफिट के साथ वॉल्यूम, इसमें सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, क्या रेशियो आएगा। और यह प्रॉफिट मतलब मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से क्या बोले थे? एडिशनल। एडिशनल तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगता है, देखे थे ना। तो जो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट माइनस किए तो क्या आया था? कंट्रीब्यूशन। उसी को इसमें प्रॉफिट माना जाएगा एज पर मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें पीवी रेशियो इक्वल टू सी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अगर 100 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं तो रेशियो में आएगा। और अगर पीवी रेशियो ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। मतलब थोड़ा बहुत बेचोगे तो भी प्रॉफिट आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और एक कम आया मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो ये आपको इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर या लेस, ठीक है। ग्रेटर परसेंटेज मोर प्रॉफिटेबल, लेस परसेंटेज लेस प्रॉफिटेबल, ये इंडिकेशन देता है। लेकिन कभी कभी इस फॉर्मूला से नहीं कर पाते तो ऑल्टरनेटिवली एक और फॉर्मूला अप्लाई करते। क्या फॉर्मूला अप्लाई करते ना? डेल पी मतलब चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डेल एस मतलब चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। इससे भी मिलेगा पीवी रेशियो और दोनों में सेम आंसर आएगा। तो क्या हो रहा है इसमें? फर्स्ट में तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 यही होता है पीवी रेशियो, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी बोल सकते हो, कंट्रीब्यूशन के साथ सेल्स का रेशियो देख रहे हैं। और अल्टरनेटिवली अगर फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट से मतलब आप एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, कितना फिक्स्ड कितना वेरिएबल, टोटल कॉस्ट पता है, तो इस केस में दो लेवल का देख लो। एक मान लो प्रीवियस मंथ्स और करंट मंथ्स, इसमें जो चेंजेस है वो चेंजेस को लेके करोगे। वेयर डेल पी का मतलब चेंजेस इन प्रॉफिट, डेल पी का मतलब क्या हो गया? चेंजेस इन प्रॉफिट। तो लास्ट मंथ में प्रॉफिट क्या था, करंट मंथ में प्रॉफिट कितना? लास्ट मंथ में प्रॉफिट था 8,000, करंट मंथ में 10,000, तो चेंज कितना? 2,000। सिर्फ चेंज देखोगे, परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट चेंजेस देखोगे। एब्सोल्यूट मतलब अमाउंट वाइज कितना चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और डेल एस मतलब हो गया चेंजेस इन सेल्स। तो लास्ट मंथ में कितना बेचे थे, करंट मंथ में कितना बेचे। लास्ट मंथ में सेल्स था 20,000, अभी हो गया 25,000, तो चेंज कितना? 5,000 ना। तो जो चेंज इसको इसमें देखेंगे एब्सोल्यूट चेंजेस इसको बोलते हैं, परसेंटेज चेंजेस नहीं। तो इससे भी आ जाएगा पीवी रेशियो। तो दो फॉर्मूला, इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वो क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई करोगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला क्या सीखना है? सेकंड हम लोग सीखेंगे
ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। सेकेंड हम लोग सीखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसमें हम लोग डायग्रामेटिकली भी इसको एक बार डिस्कस करेंगे, और लेकिन उससे पहले समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। सर मतलब क्या हो रहा है ना, कितना क्वांटिटी बेचेंगे, कितना क्वांटिटी बेचेंगे ताकि जो मेरा टोटल कॉस्ट था वो रिकवर हो जाए, प्रॉफिट ना हो, कम से कम लॉस भी ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो मेरा टोटल कॉस्ट अगर मिल जाएगा, मतलब मेरा टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो किए थे 10,000 यूनिट्स, उसका कॉस्ट आया था कितना, 5 लाख रुपया, और मेरा सेल्स वैल्यू भी, उसको बेचने से जो वैल्यू हो रहा है वो भी 5 लाख रुपया, तो क्या होगा, बेचे 5 लाख में, कॉस्ट भी लगाता है 5 लाख, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया ना। तो ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको यूनिट्स के हिसाब से, क्वांटिटी से भी फाइंड कर सकते हैं, कितना यूनिट्स बेचोगे ब्रेक इवन होगा, या अमाउंट वाइज भी देखते हैं कितना अमाउंट का सेल्स करोगे ब्रेक इवन होगा। तो इसमें दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक तो यूनिट वाइज देखेंगे और एक सेल्स वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ये अगर पता चला मेरा प्रोडक्शन, एक न्यू मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसका ब्रेक इवन मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा कितना बेचने से, अगर पता चला 10-20 हजार बेचने से ब्रेक इवन हो जाएगा। और देखिए इसका मार्केट में सर्वे करके डिमांड है बहुत ज्यादा, 50-60 हजार कम से कम, उससे ज्यादा बेच सकते हैं, तो हम आराम से प्रोडक्शन करेंगे, 20 हजार आराम से बेच पाएंगे, तो मेरा क्या होगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बेचेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसीलिए ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। अगर देखें 2 लाख यूनिट्स बिजनेस से होगा ब्रेक इवन, मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं है, और आगे डिमांड क्या होगा उतना भी अभी एकदम श्योर नहीं है कि इतना डिमांड होगा, इस प्रोडक्ट का लॉन्जिविटी क्या होगा, आगे इसका डिमांड, इस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा या नहीं, वो सब एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म डिसीजन। लेकिन हम लोग ये शॉर्ट टर्म डिसीजन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ये हमको प्रॉफिट देगा या नहीं, ठीक है ना। ये सारा डिसीजन लेने के लिए ब्रेक इवन देखोगे। अब आ जाते फॉर्मूला में। फॉर्मूला ए, BEQ मतलब ब्रेक इवन, हम लोग इसमें क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, यूनिट्स वाइज देख रहे हैं कि कितना यूनिट बेचने से ब्रेक इवन होगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन हमको मिला था, पर यूनिट मिल गया था से इस इनकम स्टेटमेंट में। सेलिंग प्राइस था 30 रुपीज मान लेते, और वेरिएबल कॉस्ट था कितना, 20 रुपीज, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना था, 10 रुपीज। एक एक यूनिट बेच के 10 रुपया कंट्रीब्यूशन आ रहा था। अभी फिक्स कॉस्ट बाकी है माइनस करना। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल, वो आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, प्रोडक्शन ज्यादा भी करोगे फिक्स कॉस्ट टोटल उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन जीरो भी करोगे फिक्स कॉस्ट तो उतना लगेगा ना। तो मेरा फिक्स कॉस्ट लगता था कितना, बिजनेस में 2 लाख। एनुअली फिक्स कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपया लगता है, सैलरी पे करते, रेंट पे करते, इस तरह बहुत सारे फिक्स कॉस्ट। एनुअल फिक्स कॉस्ट 2 लाख। तो बोलो वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस करके रिकवर कर लिया, सेल्स 30 में बेचे, 20 वेरिएबल कॉस्ट मेरा रिकवर होके एक्स्ट्रा 60 प्लस कितना बच गया, 10 रुपया बच गया। ये 10 रुपया करके कितना बेचोगे, 2 लाख रिकवर हो जाएगा बोलो, तो डिवाइड कर दो 10 रुपया से, मतलब 20 हजार बेचना है, 20 हजार बेचोगे 2 लाख आ जाएगा ना। तो पर यूनिट 10 रुपया कंट्रीब्यूशन आता है, 20 हजार बेचोगे, 20 हजार इंटू 10 कितना, 2 लाख आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट मेरा 2 लाख, माइनस करो जीरो हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, कितना बेचने से फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, तो आ जाएगा आपका ब्रेक इवन। समझ में आया। और यही चीज अगर प्रॉफिट आपको अर्न करना है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, अब मान लो 1 लाख आपको और प्रॉफिट भी जो अर्न करना है, 2 लाख 1 लाख 3 लाख आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना, 10 रुपया आ रहा था, तो डिवाइड बाय 10 कर लोगे, 3 लाख बाई 10, 30 हजार बेचोगे तो आपका 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। सोचो 20 हजार बेच रहे थे, कोई प्रॉफिट ही नहीं था, और 30 हजार बेचे तो 1 लाख प्रॉफिट हो गया, 10 हजार एक्स्ट्रा बेचे तो 1 लाख प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इसीलिए ब्रेक इवन के बाद ही प्रॉफिट आना शुरू होगा, इससे पहले तो लॉस ही लॉस था। मतलब 20 हजार से कम बेचोगे, अगर आप 15 हजार बेचोगे, बोलो कितना आएगा, 15 हजार इंटू 10 कितना आएगा, 1.5 लाख, आपका फिक्स कॉस्ट 2 लाख, तो 50 हजार तो लॉस हो रहे। तो इसीलिए ब्रेक इवन एनालिसिस कंपनी को जरूरी होता करना, इससे पता चलता है कि मेरा ब्रेक इवन कितना क्वांटिटी में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रहा है, सिंपल, आपका वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो गया, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो गया। आपको और कौन सा कॉस्ट रिकवर करना है ब्रेक इवन के लिए, फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट TFC हम शॉर्ट में अच्छा लिख लेते, क्या फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, बोलो क्या डिवाइड करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे आपको जो आंसर आएगा वो क्वांटिटी में आएगा, कितना क्वांटिटी बेचोगे आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, ये आपको बताएगा इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रेक इवन क्वांटिटी का एक फॉर्मूला। दूसरा, ऑल्टरनेटिवली अगर ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या फाइंड कर रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स। इसमें सेल्स वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू। इसमें दो ऑल्टरनेटिव देते हैं। इसमें लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमको फिक्स कॉस्ट ही तो रिकवर करना है, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। लिख लेते हैं टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, डिवाइड बाय, अब इसमें पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे। पीवी रेशियो 40% डिवाइड बाय 40%, तो 40%, 40/100 है ना, तो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू 100 कर लोगे। पीवी रेशियो परसेंटेज में फाइंड किए थे तो इनटू कर लोगे 100%, और पीवी रेशियो में किए थे, 100 नहीं किए थे तो सिर्फ डिवाइड करोगे पीवी रेशियो। इससे आ जाएगा सेल्स वैल्यू अमाउंट इन रुपीज। सेल्स वैल्यू अमाउंट में आ जाएगा, कितना रुपये का सेल करना होगा आपको, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, और अगर यूनिट के लिए करोगे तो फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कहीं पे भी आगे जितना फॉर्मूला लेंगे ना, अगर वैल्यू फाइंड करना तो डिवाइड करोगे पीवी रेशियो से, और अगर यूनिट्स फाइंड करना तो डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन से। फिर एक बार, चाहे ब्रेक इवन क्वांटिटी हो चाहे और कुछ फाइंड करना, कितना बेचोगे इतना प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। कितना प्रॉफिट अर्न, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना क्वांटिटी बेचना होगा। अगर क्वांटिटी फाइंड करना है कहीं पे भी तो इसमें डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे, और अगर अमाउंट में फाइंड करना है तो डिवाइड क्या कर दोगे, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे। ये सभी जगह अप्लाई होगा, ये बस दो याद रहना चाहिए। अब आ जाते, ये जो फाइंड के फॉर्मूला सेकंड है ना, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी दे देते, और दिस इज इक्वल टू BEQ, ब्रेक इवन क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बोलो, क्वांटिटी मिल गया था ना, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता है 50 है तो इनटू कर लो ना 50, 30 है तो इनटू कर लो ना 30, सेल्स वैल्यू भी तो आ जाएगा। अगर ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड कर लिए तो इससे आ जाएगा, ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड कैलकुलेशन, ब्रेक इवन सेल्स। अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा एज पर क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्या है। मान लो कहीं पे ब्रेक इवन क्वांटिटी दे दिया है, ठीक है ना, उससे कंट्रीब्यूशन पता कर लेंगे। फिर कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल नहीं होगा तो उसमें उससे कंट्रीब्यूशन पता करेंगे। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता था, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो वेरिएबल आ जाएगा। ये सब हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब इस ब्रेक इवन के लिए एक चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये चार्ट याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्या चार्ट है, ब्रेक इवन चार्ट। ये आपका क्वांटिटी और इसमें कॉस्ट एंड सेल्स अमाउंट। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी देख रहे हैं कितना क्वांटिटी सेल किया जा रहा है, और ये कॉस्ट कितना और सेल्स कितना, ठीक है ना। अगर सेल्स का अगर ये ड्रॉ करिए, अगर लाइन ड्रॉ करिए सेल्स ग्राफ तो इस तरह आएगा। ये सेल्स का है, जीरो सेल तो जीरो सेल वैल्यू होगा ना, क्वांटिटी जीरो, तो एक यूनिट बेचे मतलब 5 रुपया करके तो 5 हो जाएगा, 2 × 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 × 5 50 हो जाएगा। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन हो रहा है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस फिक्स मान के चल रहे हैं, चेंज होगा तो उसके हिसाब से रेशियो चेंज हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। पर यूनिट सेलिंग प्राइस हम लोग फिक्स ट्रीट कर रहे हैं, ये सेल्स वैल्यू हो जाएगा। अब बोलो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, फिक्स कॉस्ट FC। फिक्स कॉस्ट आप जीरो भी प्रोडक्शन करो, टोटल फिक्स हो TFC, ठीक है ना। जीरो भी प्रोडक्शन करो, मान लो 10,000 लग रहा है तो 10,000 ही लगेगा, 50,000 भी प्रोडक्शन करोगे तो उतना ही लगेगा ना। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट वो क्या होता है, वेरी करता है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है। यहां से वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट।
ये आपका फिक्स कॉस्ट FC, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ यह देखो, ये जो पॉइंट है, अब हम इसको एक करते अलग। ये जो पॉइंट आया जहां दोनों टच कर गया ना, मतलब टोटल कॉस्ट फिक्स्ड और टोटल कॉस्ट हो रहा है ना। एक्चुअली सिर्फ ये वेरिएबल कॉस्ट का लाइन है, लेकिन फिक्स को लेके कर रहे हो तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो टच किया, ये पॉइंट जहां आया, इसको बोलोगे ब्रेक इवन क्वांटिटी। ये क्या हो गया आपका, ब्रेक इवन क्वांटिटी। और सेल्स प्राइस इस लेवल में जो हो रहा था, इस सेलिंग प्राइस है, क्या प्राइस में बेच रहे, ये प्राइस है ना, और यहीं पे कॉस्ट भी है, ये कॉस्ट भी तो है ना। तो कॉस्ट और सेल्स इक्वल हो गया इसमें। तो ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। तो इस पोजीशन को बोलोगे ब्रेक इवन पोजीशन। बोलो समझ में आया, ठीक है ना। और ये आपका ये जो नो, इसको हम ऐसे कर रहे, ये जो एरिया, ये आपका लॉस एरिया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लॉस एरिया। और ये जो एरिया, ये आपका प्रॉफिट एरिया। प्रॉफिट एरिया, इससे अब आप सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, और इससे बिलो सेल करोगे तो लॉस आएगा। ये आपका लॉस एरिया, इससे बिलो सेल कर रहे हो तो लॉस आएगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस है ना। और इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट कम है, तो क्या हो गया आपका प्रॉफिट है। और दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट हो गया आपका, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और ये ब्रेक इवन क्वांटिटी, ये सेल्स वैल्यू के हिसाब से आ गया और ये क्वांटिटी के हिसाब से आया। ओके, ये आपका 0 0 है, प्राइस 0 कॉस्ट 0 सब कुछ। और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल, ये जो एंगल, इसको बोलते एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो प्रॉफिट एरिया है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, ये जो एंगल, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अगर इसको इधर एक करते जाए, सेलिंग प्राइस का तो ऐसे फिक्स है ना, इसके हिसाब से ये हो रहा था, तो ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये आपका टोटल क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट एरिया, ये आपका लॉस एरिया एंड सो ऑन। क्लियर, बोलो। तो ये आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन चार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस इससे हो जाता है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते। तो हम लोग क्या सीखे, एक फॉर्मूला सीखे पहले, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से दो चीज आया, क्या क्या फाइंड किए थे, एक इनकम स्टेटमेंट, उससे इक्वेशन भी आया था। सेल से वेरिएबल माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा, या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा। ना सबसे पहले फाइंड कर लोगे पीवी रेशियो ना, आगे जितना भी डिसीजन लेंगे और सब पीवी रेशियो से लेंगे। फाइंड कर लोगे पीवी रेशियो, पीवी रेशियो प्रॉफिट के साथ वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम का रेशियो। और मार्जिनल कॉस्ट में तो फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा ना एडिशनल के लिए, ऐसे टोटल के लिए तो लगेगा, लेकिन एडिशनल प्रोडक्शन के लिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। दैट इज वाई मार्जिनल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन को ही प्रॉफिट माना जाता है। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा। या अगर टोटल के हिसाब से देखे, एडिशनल का पता नहीं चला तो टोटल के हिसाब से तो प्रॉफिट एक्चुअल देखोगे, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, डेल पी डिवाइड बाय डेल एस इनटू 100, डेल पी डिवाइड बाय डेल एस, नॉट टोटल प्रॉफिट, चेंजेस इन प्रॉफिट देखोगे, ठीक है। चेंजेस इन प्रॉफिट बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100, इससे आ जाएगा आपका पीवी रेशियो। ओके, प्रैक्टिकली जब सॉल्व करेंगे आपको देखोगे सेम आएगा आंसर्स। सेकेंड ऑप्शन अप्लाई करो या फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ही हम लोग फाइंड करेंगे ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए फॉर्मूला, एक तो क्वांटिटी फाइंड करोगे, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या था, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गया, फिक्स कॉस्ट करना बाकी है, तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना बेचोगे, यही तो है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना क्वांटिटी बेचना होगा, ये आपको मिल जाएगा आंसर। और अगर सेल्स वैल्यू में फाइंड करना चाहोगे तो इस केस में टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कर लोगे,
वो अमाउंट में आंसर आएगा, या ऑल्टरनेटिवली कितना क्वांटिटी पता चला तो इसमें एक सेलिंग प्राइस इनटू कर लोगे। ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला, और इसका ग्राफ है ब्रेक इवन चार्ट, ये आपका ग्राफ है। क्लियर है ना? थर्ड पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी मार्जिन क्या है, इसको इससे पता भी चलेगा। बोलो तो ये ब्रेक इवन है ना, ये क्या है ब्रेक इवन, तो ये ब्रेक इवन क्वांटिटी है, ये ब्रेक इवन सेल्स आया। अगर मेरा सेल्स ब्रेक इवन से अबव है, ब्रेक इवन से अबव है, तो मेरा प्रॉफिट होगा ना, मतलब मेरा सेफ्टी है। बोलो प्रॉफिट है तो सेफ्टी है ना। अगर ब्रेक इवन से बिलो हो गया, अगर मेरा ब्रेक इवन से बिलो होगा तो इसमें क्या होगा, लॉस आएगा। ब्रेक इवन से अबव है तो प्रॉफिट आएगा ना। प्रॉफिट पोर्शन तो इधर दिखा रहा था, ये तो प्रॉफिट है ना, लेकिन ब्रेक इवन सेल से ज्यादा सेल करोगे वो मेरा प्रॉफिट पोजीशन शो करेगा। तो सेफ्टी बोलो कहाँ है, प्रॉफिट में हो तो सेफ्टी है, और लॉस में हो सेफ्टी थोड़ी है। तो ब्रेक सेफ्टी मार्जिन मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कितना अमाउंट बेचने से आप सेफ्टी रहोगे ना। ब्रेक इवन से अबव जितना बेचोगे वही सेफ्टी रहेगा। अगर एक्चुअल सेल्स ये था ना, सेल्स लाइन, एक्चुअल सेल्स यहाँ हो रहे हैं और आपका ब्रेक इवन सेल्स इधर आया था, ये आया था ना, तो ये जो पोजीशन है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या बोलोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और या अब ब्रेक इवन से जितना एक्स्ट्रा एक्चुअली सेल्स होगा, एक्चुअल सेल्स यहाँ होता है, तो ये जो सेल्स है ना, ये आपका ये जो सेल्स है ये एक्चुअल सेल्स, ये ब्रेक इवन क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और ये ब्रेक इवन क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन जो एडिशनल, वो आपका क्या हो गया बोलो, वो आपका सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, ये अमाउंट वाइज ये एक्चुअल सेल्स, सॉरी ये एक्चुअल सेल्स, ये आपका क्या था ब्रेक इवन, ब्रेक इवन ये सेल्स वैल्यू था, तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या हो गया आपका सेफ्टी मार्जिन। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू MOS इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अगर अमाउंट वाइज फाइंड कर रहे हो या क्वांटिटी वाइज, दोनों में एक ही आंसर, एक्चुअल क्वांटिटी सेल्स ब्रेक इवन क्वांटिटी सेल्स, एक्चुअल अमाउंट सेल्स ब्रेक इवन अमाउंट सेल्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी में या अमाउंट वाइज आ जाएगा। और एक और दो अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसमें देंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में हो तभी ना सेफ्टी है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो परसेंटेज में तो इनटू कर लोगे 100। तो अगर आपको सेफ्टी मार्जिन फाइंड करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है, तो अब प्रॉफिट में होना तभी ना सेफ्टी। तो कितना प्रॉफिट है वो देख लो, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लो, ये सेल्स में आ जाएगा, अमाउंट रुपीज में आ जाएगा सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, एक और हम परसेंटेज बेसिस देखते हैं, मेरा टोटल सेल्स का कितना परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स, क्या फाइंड कर रहे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स, that is equal to actual sales minus break even sales divide by actual sales into 100। क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। एक्चुअल सेल्स मान लो था 5 लाख, ठीक है ना, अब ब्रेक इवन सेल्स है 3 लाख, तो 5 लाख माइनस 3 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा बेचे बोलो, 2 लाख एक्स्ट्रा, तो 2 लाख मेरा सेफ्टी है ना, जो 2 लाख एक्स्ट्रा ब्रेक इवन से जो एक्स्ट्रा बेचे वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा एक लाइन में लिखते हैं, सेल्स ओवर ब्रेक इवन, सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स, जितना ब्रेक इवन से एक्स्ट्रा बेचोगे वही आपका मार्जिन है सेफ्टी का। ठीक है ना, तो एक्चुअल माइनस ब्रेक इवन है, तो अमाउंट वाइज आ गया, एब्सोल्यूट फिगर आया, लेकिन वही एक्चुअल सेल्स 5 लाख से परसेंटेज करे तो कितना परसेंट, तो एक्चुअल 5 माइनस 2 3 लाख ब्रेक इवन था, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 40%, तो सेफ्टी मार्जिन मेरा 40% ऑफ सेल्स है ना। तो ये भी अगर परसेंटेज में पूछ रहे थर्ड अप्लाई करोगे,
अदरवाइज फर्स्ट सेकेंड एज पर क्वेश्चन फॉलो करोगे। बोलो समझ में आया सेफ्टी मार्जिन क्या हो रहा है आपका? उसी ग्राफ से भी समझ किए थे, ब्रेक इवन से जो एक्स्ट्रा बेचोगे वही तो आपका सेफ्टी जोन है। तो इस जोन को क्या बोलोगे? सेफ्टी जोन। इस जोन को खतरा जोन, डेंजर जोन। लॉस तो खतरा है ना बिजनेस के लिए, तो जो सेफ्टी जोन है तो ऑब्वियसली वही मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, ये क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? यस। आगे बढ़ते फॉर्मूला 4। फॉर्मूला 4, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब इसमें और क्या फाइंड करेंगे? डिजायर्ड सेल्स या एस्टिमेटेड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मान लो इस मंथ में हम बेचे, प्रॉफिट देखे, एस्टिमेट प्रॉफिट फाइंड किए, देखे 5,000 रुपया प्रॉफिट है। हम नेक्स्ट मंथ में अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा सेल करेंगे, इस मंथ में बेचे थे कितना, 2 लाख का, 3 लाख का बेचे थे, उसमें 5,000 प्रॉफिट आया। तो नेक्स्ट मंथ में कितना बेचेंगे, हमको 5,000 प्रॉफिट का डबल मिलेगा, 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। या सर सिंपल 5 लाख का बेचे थे, 5,000 प्रॉफिट आया था तो 10 लाख बेचिए, 10,000 प्रॉफिट? नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। तो हो सकता है 5 लाख की जगह 6 लाख बेचेंगे, 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए सीखना जरूरी है, कितना बेचोगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिजायर्ड प्रॉफिट तो डिजायर्ड सेल्स क्या होगा, या इतना बेच रहे तो प्रॉफिट मेरा क्या हो सकता है, ये इसी फॉर्मूला से आएगा। तो इसमें भी एक क्वांटिटी और एक इसमें सेल्स वैल्यू। तो क्वांटिटी अगर फाइंड करेंगे तो डिजायर्ड सेल्स, अगर क्वांटिटी फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? यस। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, आपको फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करना है ना, टीएफसी, प्लस आपको प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट क्या ऐड कर लेंगे इसमें? इसमें ऐड कर लेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट। मेरा फिक्स कॉस्ट 2 लाख था और प्रॉफिट भी 2 लाख करना है, तो 4 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन रिकवर करना होगा, ठीक है ना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जितना लग रहा था वो तो रिकवर करना है, प्लस कुछ प्रॉफिट भी हमको उठाना है। तो जितना प्रॉफिट चाहिए वो जोड़ लो, डिवाइड बाई, बोलो क्या बोले थे मैंने, जहां क्वांटिटी फाइंड कर रहे हो डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या डिवाइड करोगे? बोलो बोलो, इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इससे क्वांटिटी मिल जाएगा। और अगर सेल्स, डिजायर्ड सेल्स अमाउंट वाइज फाइंड करोगे, बताओ आप लोग क्या फॉर्मूला में चेंज करेंगे? न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो अप्लाई कर दोगे, यही तो है, सिंपल बात है। पीएफसी प्लस डीपी, डिजायर्ड प्रॉफिट, बाई पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो परसेंटेज है तो इनटू करोगे 100, और रेशियो है तो रेशियो ही डिवाइड कर दोगे, कोई 100 मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजायर्ड सेल्स कैलकुलेशन। इसमें क्वेश्चन कैसे दे सकता है, बोल दिया आपको सेल करना है 50 लाख तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ, तो सेल्स दे दिया, प्रॉफिट फाइंड कर लोगे। या सेल्स कर आगे हम सेल नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे कितना ना, 2 लाख यूनिट, तो क्वांटिटी दे दिया ना, तो 2 लाख बेचना है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा देख लो। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्वांटिटी देने से, और सेल्स अमाउंट देने से सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बोलो बोलो, क्लियर है? कहीं पे भी क्वांटिटी तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड करोगे पर यूनिट, और कहीं पे भी अमाउंट तो पीवी रेशियो डिवाइड करोगे। ओके, यस। तो डिजायर्ड सेल्स आ गया। एक और फॉर्मूला लिखते हैं, फिफ्थ। सर और क्या फॉर्मूला? अब हम देख रहे हैं एडिशनल सेल्स, हमको एडिशनल एक्स्ट्रा कितना बेचना होगा, ठीक है। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट मंथ में बढ़ गया, जो स्टाफ को सैलरी दे रहे थे उसका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, लास्ट मंथ से वो इंक्रीमेंट, नेक्स्ट मंथ से वो इंक्रीमेंट होगा। अभी तो 20,000 सैलरी देते, नेक्स्ट मंथ से 10% इंक्रीमेंट होकर 22,000 होगा। तो बोलो मेरा फिक्स कॉस्ट 2,000 बढ़ गया ना। ये जो 2,000 फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, उसके लिए हमको कितना एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, वो भी तो हमको रिकवर करना है भाई, अपना पॉकेट से थोड़ी पे करेंगे। उसको अगर दे रहे तो उसी से तो कमाएंगे, उसका मेहनत से कुछ हम अर्न करेंगे ना, तभी ना उनको दे रहे।
तो उसको एक्स्ट्रा 2000 के लिए कितना एक्स्ट्रा हमको बेचना पड़ेगा, ये अगर फाइंड करना है, दैट इज एडिशनल सेल्स। ओके, और मान लो नेक्स्ट मंथ में हमको प्रॉफिट कुछ एडिशनल चाहिए, नेक्स्ट मंथ में एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट चाहिए, 5000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना, जो प्रॉफिट हो रहा था उन्हें एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट 5000, तो कितना एडिशनल बेचना होगा, तो ये भी इससे आएगा। ठीक है, तो एडिशनल sales to earn additional profit, additionals to earn additional profit, or to recover additional fixed cost। क्या चीज का फॉर्मूला, एक एडिशनल सेल्स टू अर्न एडिशनल प्रॉफिट और टू रिकवर एडिशनल फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट मेरा बढ़ गया, ऑलवेज फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है। रेंट के ऑलवेज आपका हर साल ईयर आफ्टर ईयर फिक्स रहेगा, नो नो नो, बढ़ते जाता है, एग्रीमेंट के हिसाब से हर साल बढ़ता रहता है ना। इसी तरह सैलरी एटसेट्रा ये सब भी चेंज होता रहता है। तो जितना भी फिक्स कॉस्ट एडिशनल हो रहे हैं, तो जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट उसके लिए हमको कितना एडिशनल बेचना होगा। ऑब्वियस बात है, सब जगह क्या बोले, दो चीज होता है, एक क्वांटिटी और एक अमाउंट। ठीक है ना, तो अगर क्वांटिटी वाइज फाइंड करोगे, एडिशनल सेल्स क्वांटिटी फाइंड करोगे, तो आपको क्या चाहिए बोलो, इसमें सिर्फ एडिशनल प्रॉफिट देखोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या लग रहा था देखना नहीं है। तो एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट, क्या करोगे, एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या करोगे, एडिशनल प्रॉफिट या एडिशनल फिक्स, और कोई भी एक ऑप्शन देगा आपको कि एडिशनल इतना प्रॉफिट अर्न करना तो कितना बेचोगे, तो उसके हिसाब से लिखोगे। अगर बोला एडिशनल फिक्स कॉस्ट 5000, तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखोगे। ठीक है ना, और ऑल्टरनेटिवली अगर सेल्स वैल्यू में फाइंड करोगे, सेल्स वैल्यू में फाइंड करोगे, न्यूमरेटर सेम रहेगा, पीवी रेशियो डिवाइड करोगे, एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ठीक है, एडिशनल प्रॉफिट बाय एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। बोलो समझ में आया। ये सारा फॉर्मूला मेनली आपको याद रखना है फॉर सीवीपी एनालिसिस। क्या बोले थे इसमें, सीवीपी मतलब क्या बोले थे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये एनालिसिस करना है मार्जिनल कॉस्टिंग का, इतना से समझ लेना 10 मार्क्स क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलेगा। ओके, तो एक बार हम लोग पूरा आज जो सीखे इसका एक बार ओवरऑल एक गो थ्रू करते। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है, डेल सी डिवाइड बाय डेल क्यू। ओके, और ये मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी आल्सो यू कैन से। इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एबीसी। और वही इंटू करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखोगे, एक एक वेरिएबल 20 रुपीज, अगर 5000 इंटू 20 हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको भी मार्जिनल कॉस्ट लिखोगे। तो सेल्स, इससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस इनकम स्टेटमेंट, फिर इससे सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, पर यूनिट पता है तो पर यूनिट कॉलम भी कर लोगे, नहीं तो सिर्फ अमाउंट दे दिया, क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं है छोड़ देना, टोटल कर लेना। सेल्स, उससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, यहाँ नीचे लिखे, वेरिएबल कॉस्ट में आता है मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल पोर्शन चाहे ऑफिस हो, चाहे सेलिंग हो, चाहे आपका फैक्ट्री का हो, जितना वेरिएबल वो ले लेना। तो सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उससे फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और इससे एक इक्वेशन आया, सेल्स माइनस वेरिएबल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन।
या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑल्सो कंट्रीब्यूशन। नाउ आगे इससे क्या एनालिसिस करेंगे, एक तो सीबीपी एनालिसिस के लिए पॉइंट 1 पीवी रेशियो फाइंड करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी या लेस प्रॉफिटेबिलिटी, लेस प्रॉफिटेबल या मोर प्रॉफिटेबल वो पता चलेगा इसमें। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इन 200, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन इसमें प्रॉफिट है एज पर मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डिवाइड बाय सेल्स इन 200, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा। इसको कहीं पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन सेल्स मार्जिन या कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। ऑल्टरनेटिवली एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जहां आपको फिक्स्ड और वेरिएबल सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, अलोकेट नहीं कर पा रहे हो, टोटल कॉस्ट पता है, तो इस केस में टोटल सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट से नहीं हो सकता है, तो हमको दो एनालिसिस, लास्ट और करंट एनालिसिस करना होगा। लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर क्या आया, या लास्ट मंथ क्या था, करंट मंथ क्या आया, या लास्ट क्वार्टर क्या था, करंट क्वार्टर कितना, ये पास्ट और प्रेजेंट इसका जो चेंज एनालिसिस चेंज होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट करेंगे उससे चेंज पता चलेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंजेस। तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट में क्या चेंजेस है, एब्सोल्यूट सेल्स में क्या चेंजेस है, चेंजेस इन प्रॉफिट बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू परसेंटेज कर लोगे, इससे आ जाएगा पीवी रेशियो। दो अल्टरनेटिव। नेक्स्ट फिर क्या हो रहा है आपका, नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन, कितना बेचोगे एटलीस्ट कॉस्ट आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड करोगे तो फॉर्मूला इसमें क्या लग रहा है, बोलो फॉर्मूला क्या इसमें लग रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या फॉर्मूला इसमें लग रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना, ये हो गया आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी। ओके, और अगर ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू चाहिए तो इसमें वही टोटल फिक्स कॉस्ट ही तो है, लेकिन डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन नहीं, क्या फाइन डिवाइड करोगे पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो परसेंटेज में है तो इनटू कर लोगे 100, तो इसमें ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू आ जाएगा। अमाउंट में फाइंड करना चाहोगे तो ये आ जाएगा। और अगर आपको क्वांटिटी पता चल गया तो ब्रेक इवन क्वांटिटी के साथ एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या है, ब्रेक इवन क्वांटिटी के साथ एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या, वो मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आ जाएगा सेल्स वैल्यू, ठीक है। और ब्रेक इवन चार्ट, एक्चुअली ये चार्ट है, डायग्राम है, ग्राफ पेपर में अगर ड्रॉ करोगे इस तरह मिल जाएगा। ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या बोलते हैं, एक फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है, प्रोडक्शन कितना भी करो टोटल टोटल नॉलेज, और ये वेरिएबल कॉस्ट, एक लाइन वेरिएबल कॉस्ट का, लेकिन फिक्स्ड और वेरिएबल ऐड करके टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, ये टोटल कॉस्ट का भी बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज दिस इज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ओनली दिस पोर्शन वेरिएबल, ओनली दिस पोर्शन वेरिएबल, ए पोर्शन फिक्स, तो अल्टीमेटली ये टोटल हो गया ना, यस, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया, इसमें से फिक्स कॉस्ट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट। और आपका सेल्स, जीरो बेचोगे जीरो प्राइस आएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सेल्स क्वांटिटी तो अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। और ब्रेक इवन बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मेरा टोटल कॉस्ट ये जो कर्व था और टोटल सेल्स कर्व कहाँ मीट किया, इस पॉइंट पे मीट किया ना, इसी पॉइंट को बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट। और उससे क्वांटिटी फाइंड करना है तो ये आ जाएगा, ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी कॉलम है, तो ये ब्रेक इवन क्वांटिटी, और ये सेल्स वैल्यू फाइंड करना तो ये आपका ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू, ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू और ये आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी वैल्यू। अब ब्रेक इवन से एक्स्ट्रा बेस पे तो प्रॉफिट है, तो ये जो पॉइंट मेरे टोटल कॉस्ट से अबव सेल्स है तो प्रॉफिट है, तो ये आपका प्रॉफिट प्रॉफिट जोन, और ब्रेक इवन से बिलो बेच रहे तो लॉस जोन, जो मार्क किए थे ना, ये आपका प्रॉफिट जोन और लॉस जोन, ये आपका ब्रेक इवन, समझ में आ रहा है ना। और इस प्रॉफिट जोन में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लॉस जोन हो गया। अब आ जाते नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी कब है, जब प्रॉफिट में रहोगे, बिजनेस प्रॉफिट में सेफ्टी है ना, तो ब्रेक इवन से ज्यादा बेच रहे तो सेफ्टी है, बिलो बेच रहे तो लॉस है, तो बिलो में तो सेफ्टी नहीं लिखोगे, सेफ्टी जीरो होगा, लेकिन अबव हो रहे तो सेफ्टी मार्जिन है, तो सेल्स ओवर ब्रेक इवन इक्वल टू सेफ्टी मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो सिंपली फॉर्मूला इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, चाहे अमाउंट वाइज फाइंड करो या क्वांटिटी वाइज, अदरवाइज। और एक फॉर्मूला, इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है तो सेफ्टी है ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इनटू 100 करोगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा।
कभी कभी इसको परसेंटेज में फाइंड करना होता है, तो परसेंटेज में जहां फाइंड करने देगा उसमें लिखोगे एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो एब्सोल्यूट फिगर आया था, डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, वो मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है डिजायर सेल्स, कितना बेचोगे ताकि इतना प्रॉफिट हो जाए, या अगर हमको इतना प्रॉफिट अर्न करना है कितना बेचना होगा, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, आपको सेल्स दे दिया तो प्रॉफिट फाइंड करो, या प्रॉफिट दे दिया तो सेल्स फाइंड करो, वो इससे फाइंड कर लोगे। क्वांटिटी तो ऑलवेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करोगे, और अमाउंट तो पीवी रेशियो डिवाइड करोगे, इसलिए सबसे पहले पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन फाइंड करना जरूरी होता है। तो क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट चाहते हो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे मिल जाएगा। एनी वन मिसिंग, क्वांटिटी दे दिया तो प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट दे दिया तो क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर सेल्स वैल्यू फाइंड करोगे, वही टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इनटू 100 करोगे, इसमें आपको क्या मिलेगा, सेल्स वैल्यू मिलेगा। समझ में आया? आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इसमें दे रहे हैं, एडिशनल सेल्स टू अर्न एडिशनल प्रॉफिट और टू रिकवर एडिशनल फिक्स कॉस्ट। आपको एडिशनल कुछ फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाएगा, तो उसको अर्न रिकवर करने के लिए कितना एक्स्ट्रा बेचना होगा, या नेक्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा, सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए कितना बेचना होगा आपको, टोटल नहीं, ठीक है। ऐसा तो कर सकते, तो टोटल से पहले क्या था माइनस करोगे एक्स्ट्रा हो जाएगा, हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा ही फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूला से। तो क्वांटिटी तो एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेल्स वैल्यू तो एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और ये सारा फॉर्मूला से हम लोग क्या सीखे, सीबीपी एनालिसिस सीखे, ठीक है। तो आज हम लोग ये फॉर्मूला सीखे, नेक्स्ट क्लास में इससे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, समझ में आया? आप लोग इसको नहीं भी समझ में आता है 2-3 बार फिर ये करोगे, या स्लो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते, नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट।